नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो डिफरेंस आज के इस वीडियो में हम एनपीसीएल, एनएफसी, आईजीसीआर, हैवी वाटर बोर्ड, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एनएमडीसी, बीएआरसी, एनसीएल जैसी वैकेंसीज में जो साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसी के लिए हम प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस है वो लेकर आए हैं। ये क्वेश्चंस है, ये इसके सभी एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। सभी क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आज हम लेकर आए हैं। दोनों भाषाओं में आपको मिलने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये क्वेश्चंस है आपको मिलने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सभी क्वेश्चंस है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो डिफरेंस आज का हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो चारों ऑप्शनों में से ये बताना है कि कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस है वो नहीं है। तो कौन सी हो जाएगी इनमें जो नाइट्रोजन जो होती है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो तीनों गैस होती हैं ये ग्रीन हाउस गैस के रूप में जानी जाती हैं। और जो नाइट्रोजन जो होती है ये ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोन की संयोजकता है। जो नियोन जो होता है ये एक्रिय गैस में आता है और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है नियोन का वो 10 होता है। और जो नियोन होता है इसकी संयोजकता हमसे पूछी गई है कि नियोन की जो संयोजकता होती है, वैलेंसी है, वो कितनी है। तो नियोन की जो वैलेंसी या संयोजकता होती है वो 0 होती है। क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, आयोडीन नमक के लिए फायदेमंद है। जो आयोडीन जो नमक होता है, आयोडीन साल्ट होता है, वो किसके लिए उपयोगी होता है ये हमें बताना है। तो आयोडीन जो नमक होता है वो थायराइड ग्रंथि जो होती है उसके लिए बहुत अधिक फायदेमंद होता है। किसके लिए फायदेमंद होता है? थायराइड ग्रंथि, थायराइड जो ग्लैंड होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आयोडीन की कमी से जो गलगंड या फिर घेंगा रोग है वो हो जाता है। तो ये बातें आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे इसमें, समीकरण F बराबर ma से लिया गया है। ये एक समीकरण है जिसमें बल की परिभाषा है वो निकल कर आती है। बल का ये सूत्र है कि फोर्स बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो F बराबर ma। तो ये समीकरण जो इक्वेशन निकल के आई है ये कहाँ से निकल कर आई है? तो ये निकल कर आई है न्यूटन के द्वितीय गति नियम से। किससे निकल कर आई है? न्यूटन का जो सेकंड मोशन का जो सेकंड लॉ है, गति का जो द्वितीय नियम है जो न्यूटन का, उसी से ये F बराबर ma जो इक्वेशन ये सूत्र है ये निकल कर आया है। और जो न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसको जड़त्व या फिर गैलीलियो का नियम भी बोला जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कैलोरी ऊर्जा जूल के बराबर है। जो एक कैलोरी जो ऊर्जा होती है वो कितने जूल के बराबर होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक कैलोरी जो ऊर्जा होती है वो बराबर होती है 4.184 जूल के बराबर होती है। तो ये लगभग मान हो जाएगा। तो कितने हो जाएगा इसमें? 4.2 है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक कैलोरी ऊर्जा है वो 4.2 जूल के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, एक उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है के रूप में जाना जाता है। तो ए डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब एक डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा को जो मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो वो कौन सा डिवाइस हो जाएगा? तो हो जाएगा मोटर। विद्युत जो मोटर होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर ए मोटर है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें, विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है ये हमें बताना है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस भी इसको बोला जाता है। तो रतौंधी रोग होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है। और जो विटामिन ए होता है उसका रासायनिक नाम, केमिकल नाम होता है वो क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, एक हॉर्स पावर के बराबर है। तो एक हॉर्स पावर जो होता है वो कितने वाट के बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। ये क्वेश्चंस तो लगभग हर स्टूडेंट को पता ही होगा कि एक हॉर्स पावर का मान होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे इसमें,
एम्पियर की इकाई है। तो एम्पियर जो होती है वो किसकी यूनिट होती है, ये हमें बताना है। तो एम्पियर जो होती है वो इलेक्ट्रिकल करंट, विद्युत प्रवाह की यूनिट होती है। किसकी होती है? विद्युत प्रवाह को एम्पियर की इकाई है वो माना जाता है। विद्युत प्रवाह की क्या हो जाएगी इकाई? एम्पियर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे इसमें, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है। जो प्रकाश की जो तीव्रता है उसको मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन सी इक्विपमेंट है उसका प्रयोग किया जाता है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए? तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर है उसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो 90% स्टूडेंट है वो इसका गलत जवाब है वो कर आते हैं। तो लक्स मीटर है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें ऑप्शन दिए गए एनीमोमीटर, ये जो होता है ये वायु वेग ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कैलोरीमीटर होता है ये कैलोरी की माप ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और जो अल्टीमीटर होता है ये ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, सामान्य तापमान और दबाव पर 1 मोल गैस की मात्रा है। तो सामान्य टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है उस पर 1 मोल गैस की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो कितनी होती है? वो हो जाएगी 22.4 लीटर। कितनी हो जाएगी? 22.4 लीटर होती है सामान्य तापमान और दबाव पर 1 मोल गैस की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, निम्न में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को सही करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो कौन सा लेंस है जो निकट दृष्टि दोष जो होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? मायोपिया भी इसको बोला जाता है, तो उसको दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का प्रयोग है वो किया जाता है। किस में किया जाता है? निकट दृष्टि दोष का जहां पर नाम आता है वहां अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और जो दूर दृष्टि दोष का नाम आता है वहां उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें, 10 घंटे के लिए एक 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब का उपयोग किया जाता है। इसमें बिजली की खपत की लागत क्या होगी? अगर बिजली की लागत प्रति इकाई 5 रुपये है तो कोई बिजली का बल्ब है वो 10 घंटे के लिए चलाया जाता है और कितनी वाट का है? 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब है। तो उसकी बिजली की खपत है वो हमें बतानी है। अगर 1 यूनिट का रुपया है वो कितने रुपए लगते हैं? 5 रुपये लगते हैं। तो हमें कितना खर्च आएगा ये हमें बताना है। तो 10 घंटे के लिए चलता है और 100 वाट का एक बल्ब है, तो इससे कितनी यूनिट बन जाएगी? तो 1000 इसका मान आता है, तो इसको 1000 से भाग देते हैं तो इसका 1 यूनिट इसका मान आता है। कितना आता है? 1 यूनिट की खपत होगी, इसमें विद्युत की खपत होगी वो 1 यूनिट होगी, और 1 यूनिट का मान है वो हमें कितना दिया है? 5 रुपये दिया है। तो इसमें जो बिजली की खपत या फिर लागत होगी वो 5 रुपये ही होगी। तो ऑप्शन नंबर सी 5 रुपये है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे इसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो किसका रासायनिक रूप है, किसका केमिकल फॉर्म है, उसके बारे में बताना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक रूप होता है। क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक रूप होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? CaSO4 इंटू में हाफ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो होता है ये रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, कौन से तापमान में सेल्सियस और फारेनहाइट थर्मामीटर का संकेतक का एक ही पठन दिखाएगा? तो कौन से तापमान पर सेल्सियस और जो फारेनहाइट टेम्परेचर होता है या फिर जो थर्मामीटर होता है वो सेल्सियस और फारेनहाइट का कौन सा तापमान पर मान है वो समान दिखाएगा, एक ही पठन है वो दिखाएगा, सेम रीडिंग शो करता है। तो वो दिखाता है -40 डिग्री पर। किस पर दिखाता है? -40 डिग्री पर सेल्सियस जो थर्मामीटर होता है और जो फारेनहाइट जो थर्मामीटर होता है वो सेम रीडिंग है वो दिखाता है। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा परिवेश के तापमान में पानी में घुलनशील नहीं है? तो 4 ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा है जो परिवेश के तापमान में पानी में घुलनशील नहीं है। जो बर्फ जो होती है अगर उसको सामान्य तापमान पर हम छोड़ देते हैं तो वो पिघल जाती है, तो पानी में घुलनशील हो जाएगी। नमक होता है वो भी पानी में घुलनशील होता है, और चीनी होती है वो भी पानी में घुलनशील होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें,
लोहा से निकाला जाता है। जो आयरन जो होता है वो किससे निकाला जाता है या फिर किसका अयस्क होता है? तो आयरन जो होता है वो हेमेटाइट का अयस्क होता है, या फिर आयरन का ही एक अयस्क होता है हेमेटाइट। और जो सिंगरीव जो होता है, सिनेबार इसको बोलते हैं, ये मरकरी का अयस्क होता है। किसका होता है? मरकरी का अयस्क होता है। और जो बॉक्साइट होता है ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। और जो डोलोमाइट होता है ये मैग्नीशियम का एक अयस्क होता है। ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, गैस सूत्र द्वारा दिया गया था। जो गैस सूत्र है या फिर गैस के नियम है वो किसके द्वारा दिए गए थे? तो वो दिए गए थे बॉयल के द्वारा। आदर्श गैस का जो नियम है वो बॉयल के द्वारा दिया गया था, जिसको V समानुपाती 1/P इसके द्वारा इसको डिनोट करते हैं। तो ये इसका सूत्र हो जाएगा। और ये बॉयल ने बताया था। किसने बताया था? बॉयल ने गैस सूत्र है उसकी परिकल्पना दी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, सूर्य में पाए जाने वाला दूसरा प्रमुख तत्व है। तो सूर्य में पाए जाने वाला दूसरा प्रमुख तत्व है, जो सेकंड मेजर एलिमेंट है वो सूर्य में, वो कौन सा पाया जाता है? तो सूर्य में जो सबसे पहला जो प्रथम जो तत्व पाया जाता है वो पाया जाता है हाइड्रोजन। और सेकंड नंबर पर जो तत्व अधिक पाया जाता है वो पाया जाता है हीलियम। क्या हो जाएगा? हीलियम है वो सेकंड नंबर पर पाया जाता है। इसकी लगभग 24.85% मात्रा है वो हीलियम की सूर्य में पाई जाती है। और वहीं हाइड्रोजन की बात करें तो वो पाई जाती है 73.46 जो % मात्रा है वो हाइड्रोजन की पाई जाती है सूर्य में। और वहीं कार्बन की बात करें तो वो 0.77% पाई जाती है। और जो लोहा है वो 0.29% इसकी मात्रा है वो सूर्य के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें, कांसा तांबे और का एक मिश्रण है। जो कांसा जो होता है, ब्रोंज जिसको बोलते हैं, वो किस किस से मिलकर बना होता है? तो कांसा होता है वो तांबा और टिन से मिलकर बना होता है। किससे? तांबा और टिन की जो मिश्र धातु होती है उससे कांसा है वो बनता है। जिसमें टिन, इसमें क्या होता है कांसा में, इसमें जो कॉपर होता है वो तो 88% मात्रा होती है। और जो टिन होता है जिसको एसएन बोलते हैं, इसकी लगभग 12% मात्रा है वो इसमें इंक्लूड होती है, तब जाकर कांसा है या ब्रोंज है वो बनता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चंस। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।